amendment bill. The ayes have it. The motion is carried. 225 members cast their votes for ayes. एक मालाती साजिश हुआ करती थी और जिसके जरिए हुकूमतों को घर भिजवाया जाता था, इस तरमीम के जरिए इंशाअल्लाह जो खतरात जो मंडला रहे थे वो खत्म हो गए। इस बिल की कामयाबी में सबसे ज्यादा मेहनत मेरा नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का है। ये सियासत की फतह है। हमारा अदालत का काम था जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना। अदालत ने ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तारीख में कब पूरा किया? आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के बेंचेस ये खुद बनाएंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट खुद करेंगे, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भी ये वजीर आजम खुद करेगा। ये अदलिया की आजादी के खिलाफ सबसे बड़ा कदगन है। कल हम सब के साथ एक वारदात हुई, महकूम हो गए हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। अज़ीमुश्शान वकला की तहरीक आपके सामने बहुत जल्द आई। हम वकला इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। हम इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे हर तरह से। 25 तारीख को मौसूफ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। वो दिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में वकला यौम निजात के तौर पर मनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 26वीं तरमीम हो गई। अब सवाल यह है कि क्या वो बहरान जिसमें गवर्नमेंट मुब्तला थी वो ख़त्म हो गया है या फिर आज से एक नया बहरान पैदा हो रहा है? ये आज का एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि हमारे लोग तोड़े गए थे और उन लोगों की बुनियाद पे ये तरामीम हुई। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तोड़े गए और किसने तोड़े? ये एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और वकला ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पाकिस्तान के अंदर एक नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। क्या ये तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? ये एक तीसरा सवाल है जो आज के शो में हमारे साथ डिस्कस होगा। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं, और इनके साथ सेनेटर वलीद इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वाड़ा साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक तो बहरान खत्म हो गया या फिर आज से कोई नए बहरान पैदा हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए चौधरी साहब, बहरान तो इस मुल्क के अंदर 75 साल से चल रहे हैं। वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उनको एड्रेस करते रहेंगे और वो कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं है, अनोखी चीज़ भी नहीं है। और दूसरा ये कि पीटीआई के अगर लॉयर्स मूवमेंट चला रहे हैं तो मेरी तो उनसे गुजारिश ये होगी कि वो ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन वो पहले इस पार्टी के अंदर तो झाड़ू फेरे जो बिकाऊ भगौड़े हैं, गद्दारी कर रहे हैं पीटीआई के साथ। और ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनका नाम पीटीआई ले रही है, जो तकरीरें कर रहे हैं 4-4 पार्टियाँ बदल कर, जो कहानियाँ सुना रहे हैं कि हमें पहले तो उठाया। मैं तो इसका मैं क्लैरिफाई करना चाहता नहीं हूँ। मेरा तो क्लेम बड़ा सिंपल है, उठा लिया, बिठा लिया, लिटा लिया, करवा लिया। मैं तो ये नेचर में हूँ। लेकिन अगर मैं उनकी कहानी सुन लूँगा, जी उठाया, फिर प्लास से चेस्ट से स्किन खींची, नाखून भी निकाले, फिर ड्रिल मशीन से आंखें भी निकाल ली, तेजाब कान में डाल लिए, भेजे को छुरी से काटा, फिर उंगलियों के टुकड़े किए, फिर बाजू का टुकड़ा किया, फिर टांगों का टुकड़ा किया, पैरों का टुकड़ा किया, फिर कुत्तों को खिला दिया, फिर कुत्तों से वापस खाना निकलवाया, फिर पोस्टमार्टम के बाद उनको सीधा किया और फिर एक प्लास्टिक सर्जन से उनको जोड़ा और जोड़ के फिर उनको वापस असेंबली में ले आया और उनसे वोट भी नहीं दिलाया। तो ये तो कोई पागल ही सोच सकता है। और इस पागलपन और दीवानगी का तो कोई जवाब किसी के पास होना चाहिए। कोई अगवा नहीं हुआ था, ठीक है सर, किसी ने वोट नहीं डाला। सर देखिए ना, जब वोट ही नहीं डाला आपने, जो देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिग्गी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिग्गी के बगैर ही मैंने कहा था, पूरे नहीं, उससे ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। अगली तरमीम में आप देखेंगे इससे भी ज्यादा होंगे। सारे मैं आपको बताता हूँ चौधरी साहब, इसको यहां से शुरू करते हैं। गंडापुर साहब आए, डिग्गी में बैठे गायब हो गए, तो इनकी पार्टी का दस्तूर ये रहा है कि गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन बेचारे बकौल इनके इमरान खान साहब को, जिनको इन्होंने गलत काम करवा के जेल भी करा दिया, उनकी सियासत भी कर रहे हैं, और उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुर्सियों पे बैठे हुए, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और फिर मजलूमियत का ड्रामा भी करते हैं। तो गंडापुर डिग्गी में चले गए, तो गंडापुर अगले दिन बरामद हो गए। 18 अक्टूबर को इन्होंने 6.5 फुट का बंदा है, डिग्गी में जा नहीं सकता। नहीं सर, बड़ी डिग्गी भी होती है, ऐसे बिस्ला नहीं है। अच्छा, उसके बाद सर 18 अक्टूबर को इन्होंने कहा मुल्कगीर एहतजाज होगा, मक्खी का बच्चा नहीं निकला, कौम समझ गई है। फिर जो कल तकरीर कर रहे थे, उनकी जबान कहीं थी, दिमाग कहीं था, बॉडी लैंग्वेज कहीं थी। 4 पार्टी उन्होंने छोड़ी हुई है, उनसे रिफंड मांग लिया गया है, रिफंड मांग लिया गया। बताता हूँ। उसके बाद ये कहानी चली कि जी अच्छा, इन्होंने क्या किया कि उन लोगों के नाम दे दिए जो पार्टी में इनको खटक रहे हैं, और मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ। इन्होंने सेनेट में
फैसल सलीम का नाम लिया और डॉक्टर जक्का का नाम लिया। क्यों लिया? क्योंकि वो चेयरमैन कमेटी बन रहा था इंटीरियर की, इन्होंने भरपूर जोर लगाया सैनिटर्स ने कि वो ना बने, इनका फेवरेट बन जाए, वो नहीं हुआ। ठीक है जी, थपकी दिला के वो बन गया। ठीक है जी, चॉइस नहीं बची, लास्ट मिनट आ गया था, खत्म हो रहा था, वो बन गया। उसकी दुश्मनी वहां से डॉक्टर जक्का जो है वो उसको सपोर्ट करती हैं फैसल को, तो उन्होंने कहा पहले तो इनको रास्ते में इस बात से निकाल दो। तो अगर आपने सारा कुछ किया और करने के बाद, ड्रामा करने के बाद, कोई वीडियो नहीं, आपने कहा लाहौर में बंदे मार दिए, जख्मी हो गए, वो नहीं दिखा सके आप, प्रोटेस्ट आप नहीं कर रहे, इमरान खान को इन्होंने बेचा है, ये इन्होंने इस गवर्नमेंट को लीगलाइज किया है, जिनको 47 कहते हैं, तो उनके साथ बैठे एक एक तरमीम में साथ चले, गाड़ियां, फैसिलिटी, ट्रैवलिंग सारी उनसे ले रहे और लीगलाइज किया। और उसके बाद ये पहली तरमीम है जिसमें तरमीम का बाइकआउट किया, क्लॉजेस पे पीटीआई ने वोट डाल दिया। ठीक है सर, और अब पार्लियामेंट कमेटी का हिस्सा भी बन रहे हैं। अच्छा, अब हिस्सा ही बन रहे हैं और ड्रामेबाजी की। अच्छा, फिर इन्होंने कई ये सब कुछ बेचने के बाद ये मसौदा लेके इमरान खान साहब के पहुंच गए। पहले कह रहे थे 15 दिन से हमें मिलने को नहीं दे रहा, फिर अचानक से सबको मिलने दे दिया, तो आप गवर्नमेंट ने आपकी बात मान ली और आप चले गए। फिर इनको 3 का जब अंदर जाने होगा तो उन्होंने कहा टाइम है, 5 का बहाना करके मिलो ही ना खान से। ठीक है, फिर ब्लफ कॉल करना था, कहा पांचों अंदर जाए। जब 5 अंदर गए तो तबीयत साफ करके गालियां पड़ी हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वापस आए, उसके बाद इन्होंने मौलाना साहब की तारीफें की, सब कुछ किया, फलाना के दिमागे। मौलाना साहब ने एक लफ्ज ना खान साहब के लिए अच्छी बात की, ना इनके लिए अच्छी बात की, ये तो इस काबिल भी नहीं इनके लिए अच्छी बात करे। और मंसूर का बड़ा अच्छा तजिया है, मुझे तो उसका तजिया बड़ा पसंद आया। इसी तरह चौधरी साहब, अब कोई कौम ये इनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बातें जो कह रहे हैं ईमान में उमर अयूब साहब के, जी ये सब मैंने आपको जब पूरा खाका बैठ के बताया कि कुत्ते को भी खिलाने के बाद निकाल लिया, प्लास्टिक सर्जरी से बना भी लिया, लिटा भी दिया, ले भी आए और वोट भी नहीं लिया, तो कोई गधा ही काम करेगा। दूसरी चीज है कि उनसे रिफंड मांग लिया गया है। इस रिफंड की आगे कॉन्टेशन आनी है, सियासत मुश्किल हो जाएगी या रिफंड करना होगा। रिफंड इतना भारी है कि कोई भी रिफंड नहीं करना चाहेगा। तीसरी चीज ये कि देखिए, कुछ लोगों ने बगावत तो नहीं मैं कहूँगा, अपने ज़मीर या अपने ज़मीर तो मिस्टर ज़मीर आ जाते हैं तो उसको भी छोड़ दें, लेकिन अपने कॉन्शियस के तहत ये करना शुरू कर दिया कि वो गुलामी नहीं करेंगे, गलत होगा तो गलत, खड़े हो जाएंगे अपनी लीडरशिप आगे। मैं भी खड़ा हुआ था। ठीक, प्रॉब्लम ये है चौधरी साहब कि ये बुरी तरह ट्रैप हो गए, फंस के एक्सपोज हो गए। अब ये धर्म, इनका कोई जलसा जुलूस नहीं, ये इमरान खान के लिए कोई कोशिश नहीं करे। इसके अलावा जितने लोग हैं वो सब जेलों में सड़ रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे थे कि लोग फंस जाएं। अच्छा, ये ड्रामा जो कल किया उमर अयूब साहब ने, ये एक दिन पहले करते, जब आपको पता था ऐवान में लोग छुपा दिए हैं और 4th फ्लोर पर, 3rd फ्लोर पर, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तशद्दुद की स्टोरी तुमने क्यों नहीं बताई? ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया जब तुम्हें तो पता था ना? ठीक है, तो फिर जब इतना सब कुछ के बाद भी कौम नहीं समझी, सब बिकाऊ है, जिनके नाम है वो सेकेंडरी स्टेज के ऊपर है, ये तो खुद बिकाऊ है। अभी रिफंड के ऊपर भी तमाशा आप देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी आप गंडापुर साहब ने आज भी तकरीर की, तो वो वाली तकरीर है कि वो कहावत है ना कि बाप मरेगा बैल कटेगा तो बटेगा, तो वो किसने देखा? अब कौम को ये भी समझ में आ गया, वो कह रहे हैं गद्दार है हमको, तो सबसे पहले तो एक बड़ा शीशा ला के उनके आगे रख देना चाहिए था ताकि वो अपने आप को देख लेते, तो वो भी नहीं किया। अगली बार हम वो शीशा ही पहुंचा देंगे। और दूसरा कि देखिए चौधरी साहब, ये जो है ना मेरा फोन, ये ऐसी चीज है कि बस मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ आपका फोन क्यों है जिस तरह, उसमें सब कुछ है और दूसरों के फोन में क्यों? दूसरों के फोन में होगा शायद, जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक, इस तरह ले ले से। वली साहब, अब ये जो एक कयास और कंफ्यूजन है आपकी पार्टी में, वो बड़ा दिलचस्प है कि एक साइड पे आप इन तरामीम को नहीं मान रहे, और आज हामिद खान साहब ने, उसके बाद हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके कह दिया कि तरमीम हो चुकी है, चीफ जस्टिस साहब आप ये केस नहीं सुन सकते। तो हामिद खान साहब ने जाके अंदर तस्लीम किया, पार्टी इन तरामीम को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन साथ ही जो पार्लिमानी पार्टी बन रही है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला करना है, उसमें आपने 2 रुकन अपने दे भी दिए हैं, तो आप कहां स्टैंड करते हैं वैसे? सबसे पहले तो मैं ये सवाल उठाऊंगा, क्योंकि आपने ये सवाल उठाया कि जी कोई नया, ये एक बहरान ख़त्म हुआ है तो नया बहरान शुरू हो जाएगा। तो फैसल साहब ने कहा कि पिछले 75 साल से पाकिस्तान में बहरान ही रहा है। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले फैसल साहब को ये फैसला करना चाहिए कि ये बहरान का हिस्सा है या इस बहरान को दूर करने के लिए आए हैं, ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं और ये कौन सी सोच है। मैं आपको अपनी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे दे देता हूँ। हम इन तरामीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, या इस तरमीमी पैकेज के बिल्कुल 100% ख़िलाफ़ हैं, बिकॉज़ ये पर्सनालिटी ड्रिवन है, या
पहले किसी के ओहदे को तूल देने के लिए था, फिर वो नहीं हो सका तो किसी को ओहदे से बाहर रखने के लिए है। ये इसी तरह चल रहा है। आज या मेरे ख्याल आज हो चुका था, क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। मियां नवाज शरीफ ने कोई शेर पढ़ा था आज असेंबली में, आपके नज़रों से गुजरा है वो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वो देखा और पता नहीं क्या मियां साहब इतने कहते हैं बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, और शेर भी कोई थका हुआ किसी शायर का पढ़ा, नाम भी नहीं बताया कौन सा शायर है, और फिर मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा कि आप तो शेर भी वजन में नहीं पढ़ सकते। मैं एक शेर अर्ज करूं जी, और मुझे उम्मीद है मैं वजन में पढ़ूंगा, क्योंकि वो अल्लामा इकबाल का शेर होगा। और मैं इस पूरे जो कल कार्रवाई हुई है सेनेट में और नेशनल असेंबली में, कल रात और आज सुबह, अल्लामा का मशहूर शेर है, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। पहला मिसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं बहरहाल। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। ये शाख नाजुक पे जो आशियाना बना है ना, ये 26वीं तरमीम का, ये नापायदार ही होगा। आपका असल सवाल जो था ना वो बहरान का था कि नया बहरान है। आर्जी तौर पे इस हुंटा, इस फॉर्म 47 की नकली गवर्नमेंट जिसके पास ये इख्तियार ही नहीं है, और जिसने सेनेट में, चले पीटीआई के मेंबर्स को तो छोड़ दें, सेनेट में 2 मेंबर्स अगर वोट ना देते तो ये नहीं ना तरमीम मंजूर होनी थी। उनका नाम है नसीमा अहसन और मोहम्मद कासिम, जो कि बीएनपी के सेनेटर्स हैं। उनके साथ क्या हुआ? तो ये वो शाख नाजुक पे बना हुआ आशियाना है जो इन 2 वोट्स के साथ बना है सेनेट के अंदर। और फिर नेशनल असेंबली की बात जब शुरू होगी, अच्छा वली साहब, वैसे देखें आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, 2 चीजें आपके सामने रखता हूं कि ये जो तरामीम के लिए पार्लिमानी पार्टी बनी थी उसकी 10 मीटिंग्स हुई, 10 की 10 मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थे। बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो मसवदा बनाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ थे, और फिर गौहर खान साहब ने मौलाना के साथ खड़े होकर मौलाना की तारीफ की, मसवदे को इंडोर्स किया, मौलाना ने उनकी तारीफ की, गौहर खान साहब की उसको मसवदे को इंडोर्स किया। और उसके बाद जब तरामीम हो गई तो अब आप उसको मान नहीं रहे, लेकिन साथ ही जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है जिससे चीफ जस्टिस का फैसला करना है, उसमें आप अपने नाम भी पेश कर रहे हैं। तो ये इतना कंफ्यूजन क्यों है आपकी पार्टी के अंदर? ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वली साहब देखें, मसवदा बनाने में आपका इनपुट, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के मसवदे में आपका इनपुट, फिर मौलाना साहब ने आपकी तारीफ की, आपने मौलाना की तारीफ की, और उसके बाद फिर तरमीम के खिलाफ, फिर तरमीम के हक में, और अब पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बने। तो कंफ्यूजन क्यों है? नहीं मानते तो हर चीज में ना माने, और अगर मानते हैं तो फिर सब कुछ माने। नहीं जी, आई थिंक मैं जिन मीटिंग्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन तारीफों का, जिन मुसवदों का, मैं उसका हिस्सा नहीं था। ऑल्दो मैं कानून और आइन के मामले से वाकिफ हूँ, और अगर मेरी मदद ली गई होती तो मैं ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करता। लेकिन मेरे लिए बड़ा आसान है इस चीज़ को वाजे करना कि क्यों हम इनके खिलाफ हैं, इन तरामीम के। क्योंकि इन तरामीम में बिल आखिर, मैं बाकी सारी बातें तो मेरे सामने ये मुसवदा है ना, ये 15 सफ़ों का, ये मैंने पढ़ा है बड़े गौर से। तरामीम में जो मैं 3 चीज़ें सिर्फ अगर आपको बता दूं कि 3 मामलों में, चीफ जस्टिस के तकर्रुर में, आईनी बेंचेस की तश्कील में, और जजेस की, आला अदालतों के जजेस की इवैल्यूएशन में, ये ऐसे 3 मामले हैं जो कि एक पार्लिमानी जमहूरियत में हमेशा अदलिया की आज़ादी के लिए अदलिया ही के पास रहते हैं, और अगर कोई दूसरा सतून रियासत का उसमें शरीक भी हो तो अदलिया के नुमाइंदों की फौकियत होती है। ये 3 मामले, चीफ जस्टिस का तकर्रुर, बेंचों की तश्कील और जजेस की इवैल्यूएशन, इसमें इंतजामी और पार्लिमानी मुदाखलत का जो जिन हदूद को पार करके ये किया गया है, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर पूरा एक वार है, और ये अदलिया को इंतजामिया के बिल्कुल ताबे लाने के मुतरादिफ है। और अगर कोई काले सांप या काले नाग या जो भी कोई इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान की आईनी तारीख में, मैं सोच समझ के ये बात कर रहा हूं, अगर पाकिस्तान की आईनी कानूनी हिस्ट्री में अगर कोई काले नाग पाए जाएंगे तो वो भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली होंगे जिन्होंने इसको मुमकिन बनाया इस चीज को। बाकी सबकी हैसियत सान भी है। फैसल बड़ा साहब, और ये सर फरमाइएगा, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट होनी है, 24 घंटे रह गए हैं, उसमें काजी फायज साहब 3 लोगों के नाम पेश करेंगे,
आज यही कहा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है ना चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और जब वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो क्या बाकी जजेस उनको कबूल कर लेंगे, नहीं करेंगे, और फिर जो एक तहरीक चलाएंगे वकला, उसके बाद स्टेट या फिर गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी? देखिए चौधरी साहब, तो पहले मैं वलीद इकबाल साहब का जवाब दे दूं कि एक तो मेरे कोलीग भी रह चुके हैं और मैं इनका एहतराम इसलिए करता हूं कि ये बिकाऊ आदमी नहीं है, और इनकी आईनी और कानूनी महारत को ना पहले इस्तेमाल किया गया ना आज करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बिकाऊ नहीं है। जिस दिन बिकाऊ हो जाएगा उस दिन ये भी फ्रंट लाइन में आ जाएंगे। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मुखालफत भी अगर है मेरी बिकाऊ से क्या मतलब? बाकी जो बिके हुए हैं 100% सर, अभी आपको कोई शक है? अभी आपको कोई शक है? नहीं, ये क्या वलीद इकबाल जो है सेनेटर, ये पुरानी पीटीआई की शक्ल है। हम पुरानी पीटीआई की शक्ल थे, ये जो आज शक्लें देख रहे हैं ये शक्लें थी। नंबर एक। नंबर दो ये कि आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पूरा तसलसल तो बता दिया, मैंने आपको ये बता रहा है कि सर अगर आपने इसकी मुखालफत करी थी तो आप अपोजिशन थी, आपसे खिलाफ वोट देते, वो भी आपने नहीं दिया। आपने भगौड़ापन कर बाइकआउट करके सेफ पैसेज दिया और फिर आपने तरमीम की मुखालफत की। ये नहीं कि आपने कहा हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्लॉजेस को आपने पास कर दिया। तो देखिए, जो बंदा मेरे साथ नाराजगी भी उसकी है, मैं उसको पसंद नहीं करता, उसकी सच्ची बात बताऊंगा मैं आपको। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चौधरी साहब, ये जो ड्रामेबाजी अभी हो रही है, देखिए पहले भी ये ड्रामेबाजी हो रही थी, समीउल्लाह कलीमुल्लाह अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ गए, उनके घर आ गए, रात को चले गए, टीवी पे आ गए, बोला। और भाई अगर ये तरमीम इस लेवल पे नहीं होती, हम जमीन खींच लेते अल्लाह की मेहरबानी से, दिखाने की शक्ल काबिल नहीं छोड़ते। ठीक है, ये और तेज बाय फार पास होनी थी। ठीक है, हमें ना बताए, कोई जमहूरियत का दर्स ना दे और हमें असूल पसंदी की बातें ना बताए, हमें ना बताए। शायद हमारा तजुर्बा सियासत में कम होगा, लेकिन 15 साल में हमने 150 साल वाली चीजें देखी हुई है। हमें ना बताए, आज भी ना बताए, और मैं बार बार अपने फोन को साफ करता हूं, हमें ना बताए, हमें कोई ना बताए, क्योंकि हम जब जमीन खींचते तो उल्टा गिरा देते, तो बेहतर हुआ। अच्छा, वैसे पीटीआई के 5 लोग तोड़े गए मेरा ख्याल है, तो वो आजाद थे, वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बाद में ज्वाइन किया, वो इनमें से एक काफ का था। देखे सर मेरी बात की थी, चले मैं आपको चौधरी साहब इजी कर देता हूं। उठाया, बिठाया, उठा भी लिया, बिठा भी लिया, लिटा भी लिया और करवा भी लिया। आप इसमें खुश हैं? आप ये इल्जाम पे खुश हैं? लेकिन मैंने आपको इतनी, क्योंकि वलीद इकबाल साहब पढ़े लिखे आदमी है, लॉयर भी है, मैंने कहा इतने टुकड़े हुए, इतना टॉर्चर हुआ, इतना सब क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, सब कुछ हुआ, उसका कुत्तों को खिला के वापस निकलवा के जोड़ भी दिया, प्लास्टिक सर्जन को बुला भी लिया और वोट भी नहीं दिलवाए। ये तो कोई गधा ही होगा ये काम कर सकता है। अगर गधा है कोई तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगली तरमीम जो है उसमें बायफार होगा। और अभी यहाँ जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, ब्लॉक बन गया है या बन रहा है? बन ही गया ना सर। उसमें लीडरशिप का मसला है, जीरक लीडरशिप उसके अंदर। जीरक लीडरशिप कौन है? ठीक है सर, आज तो भाई सारी चीजें नहीं बताऊंगा। नहीं, वैसे देखें 2-4 ही जीरक लोग हैं। सर उमर अयूब साहब जीरक हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क इस पे लग गया, उनसे रिफंड मांग लिया। रिफंड से क्या मतलब? देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने पैसे लिए तो वापस मैं तो सर जितनी बात कर रहा हूँ चौधरी साहब, अब आपकी कॉन्टेशन आप उसको कहा ले जाए, लेकिन कल आपको उमर अयूब साहब की बॉडी, उनकी जबान, उनका दिमाग और उनके एक्सप्रेशन क्या साथ देते हुए नजर आ रहे थे। गौर साहब के गलत होते थे, उस तरह गौर साहब जेन्युइन थे। ठीक है, आज अगर आप मुझे कहेंगे वलीद इकबाल साहब मेरे मुखालिफ है, तो मैं कहूँगा ये पैसे का बिकाऊ आदमी, तो मैं कहूँगा मर भी जाऊँगा तो मैं कभी नहीं कहूँगा। ठीक है, मैं कहूँगा पुरानी पीटीआई का हिस्सा है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये इसलिए फिट इन नहीं होता इस पार्टी के अंदर आजकल की भाग दौड़ में, क्योंकि ये स्ट्रेट आदमी है। ठीक है, ब्लड लाइन वाला आदमी है। ठीक है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं तो किसी को टेक ऑन करने में देर ही लगाता। ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन बात है, जेन्युइन बात है। अभी इस पार्टी के अंदर इमरान खान साहब को जेल में पहुंचा के उनसे ऐसे काम करवा के अब ये मजीद भी खुदा खासा चाहते हैं। कि खान को इन लोगों ने ट्रैप करके जेल के अंदर पहुंचाया? नहीं सर, खान बच्चा तो नहीं था ना, लीडर थे ना। जब लीडर थे तो उनसे जब गलत काम करा रहे थे, उनको आसमानी मखलूक में डाल दिया था, तो लीडर का काम होता है कि वो रहे। आज 12 साल पहले वाले खान साहब अलग थे, 3 साल पुराने वाले खान साहब अलग है। अब उनको एहसास होना शुरू हो गया है, ठीक है, कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अब एहसास होगा। अब आपको इमरान खान साहब की आने वाली स्टेटमेंट्स में नरमी नजर आएगी। और एक और चीज, इस पार्टी की बहुत सारे कुर्सियों में बैठे हुए, मैं आपको खुदा की कसम खा के कह रहा हूं चौधरी साहब कि मैंने तो पार्टी की सीढ़ी मुंह पे मारी, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं रहा। जब मुझे निकाला गया पार्टी अरूज पे थी, मैं बुरे वक्त में नहीं गया। लेकिन आज भी सेनेटर्स वो हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह उसी कुर्सी पर बैठ के तनख्वाही भी ले रहे हैं, उसके नाम की माला भी जपते हैं, कहानी भी सुनाते हैं। तो मर्द वो होता है या गैरतमंद आदमी वो होता है जो कहे या तो मैं मजबूर हूं या मैं खड़ा हूं, मार दो मैं नहीं करूंगा। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए सर, ये जो अब इनके दिमाग में है कि जी ये सिस्टम डिरेल हो रहा है, ये जजेस की लड़ाई हो जाएगी,
मैं आपको एक और चीज बता दूं, रिजर्व सीट पीटीआई को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन नहीं देगा, नहीं देगा। और ये 8 रुकनी फैसला जो है उसको इलेक्शन कमीशन ही मानेगा। देखें चौधरी साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो मैं सिर्फ आपको ये कह सकता हूँ कि जजेस और उनके फैसलों का मैं एहतराम करता हूँ, ना आगे कुछ करता हूँ, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, इससे ज्यादा नहीं करता, मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन लीगली टेक्निकली पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के तहत ये चीज नहीं होगी, ठीक है। जब ये चीज नहीं होगी तो फर्दर क्लैरिटी आ गया। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके अंदर देखिए, जब मैं डिग्गी की बात करता हूँ वो तो खोलनी नहीं पड़ी, लेकिन और शर्माना भी किसी को नहीं चाहिए। देखिए मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिशियन को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, जितनी जबरदस्त ड्रामेबाजी की एक्टिंग की। अभी भी आप देख रहे हैं एक और हजाम किया हुआ है कि जी वो पैनल 3 का आ रहा है, वो कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, वो कंसेंसस होगा, मुखालफत होगी, फिर सब जुड़ के मान जाएंगे। पूरी कौम को पता है क्या फैसला आना है, मुझे ही पता है क्या फैसला आना है, ठीक है सर। कोई ड्रामे कट शॉर्ट करें यार, ये ड्रामा अब नहीं बिक रहा, ठीक है, कट इट शॉर्ट। अच्छा वली साहब, अब एक परसेप्शन है, अब अगेन मैं ये कहता हूं परसेप्शन है, और फैसल वाडा साहब ने आपके सामने वो रखा है कि आपकी जो पार्टी की क्यादत है वो इमरान खान साहब के साथ मुखलिस नहीं है, और उन्होंने एक ड्रामा किया है। अल्टीमेटली उन्होंने ये तरामीम पास होने देनी थी जो हो चुकी हैं, और खान को फंसा दिए सब लोगों ने। नहीं जी, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मैं एक ज़्यादा अहम बात जो अभी आपने की, मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। और फैसल साहब ने भी अभी कहा कि मखसूस नशिस्तों पे 8 रुकनी बेंच जो कि फुल कोर्ट पर मुश्तमिल था, 13 रुकनी बेंच था जिसमें 8 ने फैसला किया, 5 ने इख्तलाफ किया, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और ये एक बड़ी अहम बात है कि हमारे मुल्क में एक आइनी निज़ाम मौजूद है जिसमें एक आला अदालत है। ये तरमीम से पहले की बात है ना, ये तो कि फैसला हो चुका, उसकी वजाहत भी हो चुकी, और इसके ऊपर अमल दरामद ना होना मैं ये समझता हूँ रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात ऑन एयर करना चाहता हूँ, उसका सबसे बड़ा मुजरिम पाकिस्तान का चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा है, मौजूदा चीफ जस्टिस। और ये हामिद खान साहब ने ठीक बात की कि 25 तारीख को यौम निजात होगी कि भाई यार, आप चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान के, आप अपने इदारे के साथ खड़े हो, आप उन 5 जजों में हो जिन्होंने 13 रुकनी फुल कोर्ट खुद तश्कील दिया उसको, फुल कोर्ट को, उन 5 जजों में हो जिन्होंने इख्तलाफ किया, ठीक है। आप अक्सरियत में नहीं थे, 8 जजेस अक्सरियत में थे, उन्होंने वाजे करके बताया कि आइन की स्कीम क्या है, उसमें क्या तरीका है, किस तरह से मखसूस नशिस्तें, क्या जमहूरी अमल है, क्या फौकियत रखता है, क्या चीज फौकियत रखती है। ये नहीं कि कौन सा नुमाइंदा किस हल्के का है, ये कि आवाम की राय फौकियत रखती है। इसलिए मखसूस नशिस्तें उस पार्टी को जानी चाहिए जिसके कौमी असम्बली के मेंबर्स को उन्होंने वोट दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बजाय अपने इदारे के साथ खड़ा हो, ठीक है, कह दे कि मैं उन 5 जजों में जिन्होंने इख्तलाफ किया लेकिन 8 जजों की फौकियत है, मैं साथ खड़ा हूं इस फैसले के। वो उल्टा अपने रजिस्ट्रारों को डांट रहा है, गुस्से का इजहार कर रहा है कि ये किस तरह अपलोड कर दिया, ये किस। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये सही, ये पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री में जिस तरह जस्टिस मुनीर का नाम याद किया जाता है, जिस तरह ये जस्टिस अनवारुल हक का जिन्होंने ज़ियाउल हक को वो किया, वो उसको एंडोर्स मार्शल लॉ को, जिस तरह इरशाद हसन खान का नाम लिया जाता है जिसने जनरल मुशर्रफ को वो दी, ये इसी सफ में खड़े होंगे, महमूद अयाज वाली सफ में ये काजी फैज़ ईसा, इनके सारे लोगों के साथ। वैसे वली साहब एक सवाल आपके पास छोड़ के मैंने ब्रेक ज्यादा अहम बात है कि इस वक्त आपकी पार्टी के कायद कौन है, गौहर खान साहब हैं या मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं? क्योंकि जितना बड़ा मुकदमा आपकी पार्टी का मौलाना फजलुर रहमान साहब लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी में कोई शख्स नहीं लड़ रहा। खान साहब के लिए वो आखिरी वक्त तक खड़े रहे और उन्होंने आपकी पार्टी को संभाले रखा और आपकी पार्टी को साथ लेके चलते रहे। और अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर आपके 2 लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो आपकी पार्टी के कायद हैं कौन? छोटी सी ब्रेक जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वैसे वली साहब आपकी पार्टी के कायद कौन है? मौलाना फजलुर रहमान साहब है या गौहर खान साहब है? गौहर खान साहब मुकदमा नहीं लड़ रहे जितना मुकदमा मौलाना आपके लिए लड़ रहे हैं, कौमी असम्बली में भी, पार्लिमानी कमेटी में भी। अब वो पार्लिमानी कमेटी में आपके 2 रुकनों को, अरकान को शामिल भी करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है शायद आपने अपनी पार्टी हवाले कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये आप अपनी राय रख सकते हैं। और
ये जो कमेटी है जिस पे नाम जो हैं वो या लोगों का तकर्रर होना है सेनेट और नेशनल असेंबली के अराकीन का, इसमें मौलाना साहब तो नहीं फैसला का इख्तियार रखते, इसमें तो स्पीकर नेशनल असेंबली के अराकीन की हद तक रखते हैं। मौलाना कमेंट्स कर रहे हैं हद तक कि अपोजिशन के लोगों को होना चाहिए, इन लोगों के नाम आने चाहिए। देखें, मौलाना को पहले तो इस बात का क्रेडिट जाता है। चले पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। हमारे पार्टी के कायद इमरान खान साहब हैं और हर अहम फैसला उनके जो है हुक्म के मुताबिक होता है, बशर्ते के उन तक रसाई हो सके। उन्होंने कहा था आपने भाई बशर्ते के उन तक रसाई हो सके, लेकिन आपने आखिरी वक्त भाई वो तो में शामिल है, आप पार्लिमानी कमेटी के अंदर लोग डाल रहे हैं। हो सकी नहीं, मैंने तो कहा है ना, उन तक तो रसाई ही नहीं। देखें 3 अक्टूबर से लेके 19 या कौन सी तारीख थी, 16 दिन तो उन तक रसाई नहीं हो सकी। तो जब रसाई नहीं हो सकी तो फिर मैसेज भी गार्बल ही होगा ना, तो इस तरह ही होता है ना। तो यही तो सारा रोना है, यही तो सारा मसला है। एनीवे, कायद जो है वो इमरान खान साहब हैं और यस उन्होंने भी, मेरी इतला, मैं नहीं वहां गया, मेरी इतला यही है, उन्होंने मौलाना साहब की तारीफ इस हद तक की कि वो जो अगस्त के आखिरी चंद दिनों के अंदर शबहून मारने का सिलसिला था, उसको जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लेके रोका और जो वो आखिर, या पंजाबी में कहते हैं अखीर करन वाले सन, ये जो आइन के साथ और अदालती निज़ाम के साथ और इंसाफ के साथ। और बाय द वे जावेद साहब, किसी भी अखबार को उठा के देख लें, कोई तज्जिया देख लें कि कितना बड़ा खलीज है पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान की रियासत में, किस मामले के ऊपर, इंसाफ के मामले के ऊपर। इंसानी हकूक के मामले में दुनिया के 193 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 170 180 के करीब आता है। तो यहां तो हम खड़े हैं। तो ये जब हमारे सामने सब चीजें हों तो आप खुद ही सोच लें, अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का और इसके निजाम का, और जिस तरह इसके ऊपर, और ये जो स्टैंड लिया मौलाना ने, मैंने खुले दिल से कहा, हम मौलाना को बड़ा, मौलाना के साथ बड़ी मुखालफत करते रहे, लेकिन मौलाना की तारीफ, जितना मुकदमा इमरान खान साहब के इस वक्त मौलाना लड़ रहे हैं, पार्टी नहीं लड़ रहे। देखें, बहुत आपने जबरदस्त बात की। देखिए, एक तो मौलाना साहब एक बहुत ही डीप सियासतदान है और उनको पता है कि इनकी पॉपुलैरिटी वेव है और उनकी ट्रोलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, जिससे ज़्यादातर लोग घबराते हैं सिवाय मेरे। तो आप देखें ना, मौलाना साहब ने हिसाब किताब कैसा बराबर किया सियासी तौर पे, आप उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक एक आदमी समेत इमरान खान साहब के तारीफ के पुल बांध दिए, उन्होंने एक किसी की तारीफ नहीं की। सही ठीक है, और सबसे नाक भी रगड़वाई। ठीक है, नाक भी रगड़वा दी। तो ये यहाँ तो आप उनको कह दें। हमारा एड, जब आप मुझसे बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा कि सर, तरमीम अगर इस तरीके से हुई बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं होती। जब मैंने ट्वीट किया कि हम जा रहे हैं विद और विदाउट अंग्रेजी के गाने के साथ, तो थलथली बेच गई। तो जमीर खींच लेते, जब जमीर खींचते तो क्या होता है सर? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी गायब कर देते हैं? नहीं सर, देखिए ये तो, देखिए मैं तो एक लाइटर रोड पर आपको डिग्गी कहता हूँ, तो मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो हो भी रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। नहीं, मौलाना की पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक, देखिए आप पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था। सर मेरे घर में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था, उसको छोड़ देना सर। आपको आप घर से मतलब होना चाहिए, इससे ज्यादा नंबर थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि एहसास हुआ ना कि मैं चौधरी साहब को कहूँ कि चौधरी साहब अगर आप कुर्सी खींच लूंगा तो आपकी एंकरशिप कहाँ जाएगी, तो आप कहोगे अच्छा ठीक है भाई, कुर्सी तो ठीक है, हाँ, और तेरे से तेरे मतलब का सवाल कर लेते। अच्छी चीज है, ठीक है। उसमें बिलावल साहब ने मेहनत की, एम्बिशियस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। मौलाना साहब हमारी जितनी उम्र और ज्यादा उनका तजुर्बा है, ठीक है। तो देखिए, मैं तो मौलाना साहब का जब सियासत में नहीं पाया था, वो मेरी उनके भाई से बड़ी, जो बड़ी मस्ती करते हैं मेरे साथ, वो अताउर रहमान साहब बड़े हंसमुख आदमी है, तो मेरी तो बड़ी दोस्ती है उनसे, कामरान मुर्तज़ा दोस्ती है। तो मैं तो जानता हूँ, मुझे तो पहले ही पता, इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि एक्चुअली तो मौलाना साहब की अब बी टीम है पीटीआई। अच्छा, अब सवाल ये हो गया कि जो आजकल पीटीआई को ड्राइव कर रहे हैं, उनमें से पुरानी शक्लें कौन सी है? कोई भी नहीं है, ठीक है। और सबको ये पता है कि इमरान खान साहब डिबेट के तौर पर कल बाहर आ जाए तो इनमें से ये जितनी कुर्सियों पे बैठे हुए वापस कभी नहीं आएंगे। तो इनका ऑप्शन क्या है? यही वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए मशवरा दिया गवर्नमेंट को कि भाई इससे हमारी मुलाकात बंद करा दो। ठीक है, इन्होंने खुद बंद करा दो, क्योंकि वो फिर हमें प्रेशर करता है, फिर हमें सड़कों में निकलना पड़ता है। और जिस वक्त रिस्क सामने मुझे उस हद तक आना पड़ गया, तो सर फिर मैंने अभी तक 2 ही सबूत दिए हैं। मेरा सबूत फिर पूरी दुनिया में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने अभी भी जो 2 सबूत दिए उसको कोई चैलेंज नहीं कर सका।
तो मैं बड़ा पक्का हूं अपनी चीज के अंदर, ठीक है। लेकिन और मैं तो उस टाइम से 9 मई से पहले भी जो कह रहे थे चाइनीज क्वालिटी के इमरान खान की शक्ल के जो थे, अपने आप को समझते थे, यहाँ गोली मारूंगा, यहाँ खा लूंगा, यहाँ मारूंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा था KFC की भाई वीडियो उस वक्त की भी है, ठीक है। आज भी झगड़ा ये है कि चेयरमैन किसने बनना है, आज भी झगड़ा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर किसने पार्टी चला रही है। वैसे तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन हो गई है, और सिलेक्शन भी इस बेसिस पे होगी कि जो करदा ना करदा गुनाह भी है इमरान खान साहब के ऊपर, वो फैज के साथ बाकी भी लोग डाल देंगे, ठीक है। तो वो तो अकेले जंगल में फंस गए और ये मौजे कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा गड्डापुर साहब भी आज आए, भा साहब ने, उससे पहले नहीं आए, ठीक है। और फिर प्रोटेस्ट इधर उधर कई आपको नजर है। ये जितनी कहानी कल गढ़ी है जो किसी ने खरीदी नहीं, इतनी थर्ड क्लास कहानी थी नेशनल असेंबली की तकरीर के अंदर, कि उस कहानी का कोई एक हिस्सा तो आप एक दिन पहले बता देते, 2 दिन पहले बता देते, सारे मौजूद थे, ठीक है। फिर आपने कहा मैं कौन सा इस फ्लोर पे, तो मैं एक दिन पहले आया कहूँगा चौधरी साहब यहाँ पे मेरा बंदा छुपाया है। और फिर टार्जन की जो कौम थी और जो इन्होंने बनाई पूरी स्टोरी, उससे आंसू तो नहीं आए, रोना जरूर नहीं आया, लेकिन हंसी जरूर आई, ठीक है। अब इनके पास अपनी बातों को बचा, इनके पास अब नैरेटिव नहीं रहा है, ठीक है। इनका नैरेटिव खत्म हो गया, पब्लिकली एक्सपोज हो गया। देखिए पब्लिक में इमरान खान साहब को लोग पसंद करते हैं, उन्होंने कहा ये उनकी मुखलिस टीम है। अब पिछले 2, 4, 6 महीनों में उन्होंने टीम की हरकतें देख ली है, ठीक है, कि कितने बड़े भगौड़े हैं, कितने बड़े बिकाऊ है, कितने बड़े झूठे हैं, कितने बड़े बकार है, कितने बड़े अय्यार है, कितना बेदर्दी से इमरान खान साहब को बेच रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, राइटिंग में चीजें दे के आ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं, फैसिलिटेशन ले रहे हैं, पेट्रोल ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, सैरे कर रहे हैं, और फिर अपनी पार्टी के अंदर एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाए थे। देखिए ना, आपको याद होगा इसी उमर रहीम साहब ने कहा था एजेंसीज उठा के लेगी गड्डापुर को, हमारी इतला है। गड्डापुर साहब सुबह बाहर आके डिग्री बैठ के आगे क्लास करके, ठीक है। तो आप जब इतने बड़े झूठे बच जाए, और फिर अगर आपने 4-5 वैसे भी पार्टियां इस्तेमाल की हो, तो मैं हमारी पॉलिटिक्स के अंदर हम उसे कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को टॉयलेट पेपर, जो भी 3-4 पार्टियां कर ले, 2-3 तक तो समझ आता है, कि 3-4 हो जाए। ब्रेक लेने दे। वली साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं सर, कि हम ने आज ऐलान किया है कि हम एक तहरीक चलाने लगे हैं, और वो तहरीक होगी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में। क्या ये पार्टी का फैसला है या हामिद खान साहब का अकेला फैसला है, और क्या तमाम वकला इस फैसले में आपका साथ देंगे? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे वली साहब, ये जो तहरीक चलाएंगे ये किस कैपेसिटी में चलाएंगे, क्यों चलाएंगे? क्योंकि बाहर आपके वकला तहरीक चला रहे होंगे, अंदर आपके अपने लोग पार्लिमानी पार्टी में बैठे होंगे और चीफ जस्टिस का फैसला कर रहे होंगे। तो ये अजीब सी बात नहीं है, फैसला भी आप कर रहे हैं और साथ तहरीक भी आप चला रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, वो मैंने शुरू में जब गुफ्तगू आप शमाए महफिल आपने मेरी तरफ की थी, तो मैंने एक शेर सुनाया था, याद है आपको? जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। तो मैं उसी नज़म का एक और शेर सुनाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अब ये बताएं कि ये इतनी तगोदौ करके आईनी तरमीम का एक पैकेज जो है वो लाया गया है, इसमें खुदा के बंदों से प्यार की कोई बात है या अपनी बका के लिए कोई बात है? ये सिर्फ अपनी बका के लिए इस जाली हुकूमत ने ये किया है, अपनी बका के लिए, बिकॉज इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर अदलिया आज़ाद हो तो बहुत सी चीजें खुल सकती हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन खुल सकता है, सबको पता है उसमें क्या हुआ था। ये सवाल करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी जबरी गुमशुदगियां, आपकी जबरी गुमशुदगियां जो होती हैं, जो किस तरह होती हैं, क्या वली साहब आपका स्टांस सिविलियंस का ट्रायल सिक्योरिटी पे जज बनना चाहिए होगा, आप ये कह रहे हैं? सब आएगा, सब आएगा, उसको फॉलो करें। तरक्की होगी, तरमीम होगी, तरक्की होगी, तरमीम होगी, तारीख में तारीख दी होगी। इनसे सिर्फ ये पूछ ले कि सर क्या आप चाहते हैं सीनियरिटी पे जाए? वली साहब जवाब दीजिए। वली साहब जनाब, जो मेरा सवाल यह है कि सीनियरिटी पे जज ना आए, यह है आपका जवाब, क्योंकि इनको खतरा है ना इसी का। एनीवे, हामिद खान साहब आपका यही है कि सीनियरिटी पे जज को आना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूं। उसकी वजह मैं बताता हूं। उसकी वजह यह है कि 18वीं तरमीम के एक मिनट सर, आपने कहा कि सीनियरिटी पे जज को बनना चाहिए, मैंने आपकी बात मान ली सर, तो फिर फैज हमीद को ठीक है जी, और इसकी वजह यह है कि इस आइन की इस तरमीम से पहले
मैं नहीं आपका सवाल सुन सकता। वली साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं जज को सीनियरिटी पे आना चाहिए। मान लिया मैंने आपकी पार्टी का वो क्या होती है मौकफ, और आपका जो बुक बनी होती है क्या कहते हैं उसे, ब्लू बुक, नहीं इनकी जो मैनिफेस्टो के अंदर भी सीनियरिटी जज होना चाहिए। एक मिनट यार रुक जा सर, तो अगर सीनियर जज की आज आपकी पॉलिसी है तो उस वक्त फैज हमीद को आप जूनियर होते हुए ऊपर क्यों ला रहे थे? उस वक्त सीनियरिटी क्यों नहीं थी? तो फिर कौम को फिर पता चल जाएगा जब आपको दिल चाहता है आप बंदा बनवाए थे, जब आपको दिल चाहता है प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब दिल चाहता है धरना कर रहे थे, जब दिल चाहता है आप न्यूटन ले रहे थे, जब दिल चाहता है मौलवी को काफिर कह रहे थे, जब दिल चाहता है मौलवी के नीचे लेट जाते हैं, जब दिल चाहता है नवाज शरीफ गाली देते, जब दिल चाहता है आपका सेक्रेटरी जनरल पार्टी का पैनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहा था। तो आज नवाज शरीफ साहब सही है या गलत है, या उस वक्त सही थे या गलत थे? मैं कितनी चीजें वली साहब बताऊंगा। वली साहब को जवाब देना चाहिए। जी वली साहब जवाब दीजिएगा। मैं बसाद एहतराम ये मैं अर्ज करना चाहूंगा मजबूरन कि शायद मुझे फैसल साहब आपको ट्यूशन देनी पड़े आइन क्या होता है और आइन क्या कहता है। आइन की ये तरमीम जो है जिस तरीके से हुई, ये चैलेंज होगी, ये चैलेंज तो होगी ही, गिनती के ऊपर भी चैलेंज होगी, करप्ट प्रैक्टिसेस पे भी चैलेंज होगी, और धौंस के ऊपर कोर्शन से वोट कराने पर भी चैलेंज होगी, फिर उसका मतन मेरिट्स के ऊपर भी चैलेंज होगा। वो एक अलग कहानी है। मैं तो कह रहा हूं ये आईनी तरमीम कतई तौर पर कलअदम और नामंजूर है। इस आईनी तरमीम के आने से पहले आइन वाजे था कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज वो जैद हो या बकर हो, वो चीफ जस्टिस बनेगा। मैं उसके साथ खड़ा हूं, बिकॉज मैं इस तरमीम को नहीं मानता, जाती तौर पे भी नहीं मानता, प्रोफेशनली भी नहीं मानता, पॉलिटिकली भी नहीं मानता, क्योंकि ये नाजायज तरीके से हुई है और ये कलअदम है वैसे ही आइन की रूह से, आइन के सेलिएंट फीचर से, आइन की बुनियादी स्ट्रक्चर और साख्त के खिलाफ है, अदलिया की आजादी के ऊपर हमला और वार है। इसलिए इस तरमीम से पहले आइन यही कहता था। आपका बहुत शुक्रिया फैसला का भी बहुत शुक्रिया। ख्वासा गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।